प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश इस वक्त राममय है। लाखों भक्त दर्शन के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या उत्सव को पूरे देश का उत्सव बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर रहे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी यजमान रहे। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया है और अब आगे क्या होगा? अब बीजेपी आखिर क्या कुछ करने वाली है? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में हैं। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी ने 24 के चुनाव को ध्यान में रख करके खास एक प्लानिंग की है। अगले 50 दिन के लिए बीजेपी ने 5 मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है वो, आपको यहां समझाते हैं। पहले आपको बीजेपी का वो प्लान बताते हैं जिससे वो 24 में 400 सीटों पर विजय पाना चाहती है। 24 जनवरी यानी कल से बीजेपी नव मतदाता सम्मेलन के जरिए संवाद शुरू करने जा रही है और इसकी भी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। पीएम मोदी 50 लाख नए वोटर्स से संवाद करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 लाख नए मतदाता भी शामिल हैं। अब बीजेपी का दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान है बूथ विजय का। बीजेपी इसके लिए एक बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले को लागू करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने हर बूथ पर वॉल राइटिंग का काम भी शुरू कर दिया है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने की तैयारी में हैं, ताकि सभी बूथों को अभेद्य किले की तरह बनाया जाए, जिससे इंडिया अलायंस भेद ना पाए। ये लक्ष्य तय किया गया है कि पार्टी को हर एक बूथ पर तकरीबन 51% वोट मिले। बीजेपी का तीसरा मेगा प्लान, जिस पर जो सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है, वो है क्लस्टर प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में बीजेपी ने 146 क्लस्टर्स बनाए हैं। बीजेपी ने 7 से 8 लोकसभा सीटों को मिलाकर के एक क्लस्टर बनाया। बीजेपी ने जो क्लस्टर सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से हर क्लस्टर के एक लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री रैली और रोड शो करेंगे। इसके अलावा 4 से 11 फरवरी के बीच बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी और इसके तहत 7 लाख गांवों में बूथ लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार के काम और योजनाओं के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। गांव चलो अभियान के तहत गांव में रात्रि चौपाल लगाया जाएगा और हर लाभार्थी की दहलीज पर पहुंच करके पार्टी के नेता संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पूरे देश के भक्तों को बीजेपी रामलला का दर्शन कराना चाहती है। अगले 50 दिनों में हर दिन 50,000 लोगों को दर्शन करवाने की योजना बीजेपी ने बनाई। हर लोकसभा से 5,000 लोगों को और हर विधानसभा सीट से कम 2,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। अब ये तो बीजेपी का पूरा प्लान हमने आपको समझा दिया, जिससे वो 24 में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। अब जो सवाल उठ रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से भी जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सवाल क्या है? 5 दिन 5 मेगा प्लान, बीजेपी जीतेगी क्या 24 का घमासान? सजा दिया राम का दरबार, मिल गया 24 में क्या जीत का आधार? नए वोटर से संवाद, मोदी को क्या युवाओं का साथ इससे मिलेगा? और बीजेपी का जो क्लस्टर प्लान है, विपक्ष को आखिर इससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? 7 लाख गांवों का टारगेट है जो सेट किया गया है। क्या चुनाव में जनता भेंट देगी बीजेपी को? ये कुछ अहम सवाल है जो यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोशिशें जो है वो बीजेपी की तरफ से सतत जारी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और हम आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी इस वक्त जो स्ट्रैटेजी अपना रही है उसका आधार क्या है और आधार के बाद परिणाम क्या आएगा। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है, पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारी हो गई है। अब तक राम मंदिर को साधने की कोशिश थी जिससे वोटर सधे, और अब जो आगे का मेगा प्लान कैसे चलते हुए आप देख पा रही हैं? प्लान है वो आपने मुझे बता दिया कि 5 प्लान जो भी हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन अब आप सबसे महत्वपूर्ण तरीके समझें कि जो सबसे ज्यादा कन्विंस्ड कल के बाद लग रहे हैं वो विपक्ष लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में आगे निकल गई है। वजह पहली, हम उन 5 जो मेजर फोकस जिसके लिए बताया जा रहा है कि 50 दिन का ये 5 क्या प्लान है, उन पर चर्चा करेंगे जिनको आपने अभी बोला है। लेकिन उससे पहले मैं खुद आज जब सुबह से लगातार जब विपक्ष के नेताओं से बात कर रही थी, तो सबसे बड़ी चुनौती जो अग्नि परीक्षा है वो है एकजुटता की, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी। उसमें टीएमसी क्या ये गठबंधन स्टे कर पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो जो ये पूरा प्लान है राम मंदिर आज के आधे लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, जय श्री राम बोलना भी है, मंदिर आना भी नहीं है, लेकिन बाद में मंदिर आना है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो वो पॉलिटिकल तरीका था, पेतरा था, उस पर डगमगा गई विपक्ष पहला। दूसरा, एकजुटता के मुद्दे पर भी डगमगा गई। आज की तारीख में इंडिया उनका गठबंधन किस किस के साथ चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि सपा के साथ कितना चलेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, टीएमसी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी के साथ किन राज्यों में रहेगा, सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ केरला में रहना है या नहीं रहना। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो एक बड़ा गठबंधन खड़ा हुआ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद? अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो ताकत है वो डालनी है नव मतदाताओं में, और वो कौन है? वो या तो युवा हैं जो पहली बार के वोटर होंगे, या फिर वो लोग हैं जो महिलाओं को टारगेट। तो अब उत्तर प्रदेश को पहले तो अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है, 4-4 लोकसभा के क्लस्टर में 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, अयोध्या में ट्रायंगल जो पूरा ये काशी अयोध्या बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 100% सीटें जीती जाएं। वो कैसे होगा? नए वोटर के माध्यम से। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 50 लाख युवाओं से संवाद करेंगे, पहली बात। दूसरा, क्लस्टर्स में बांटा गया है, तो क्लस्टर्स को भी जो उसमें, और सबसे आप देखिए 3-3 लोग होंगे एक क्लस्टर में 4 होने वाली हैं, तो 3 लोगों में से या तो केंद्रीय मंत्री होगा, या राज्य में मंत्री होगा, या फिर कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या पूर्व सीएम होगा। फिर दूसरा कैंडिडेट कौन होगा? जो दूसरा सदस्य होने वाला है वो भी संगठन का कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा, और जो तीसरा कैंडिडेट है वो जिला स्तर पे कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा, जिससे वो उस लोकसभा में समझ सके कि बूथ मैनेजमेंट को सशक्त कैसे करना है। आपको याद होगा केरला गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां भी आए थे कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के चुनाव को छोड़ दीजिए, आप अपने बूथ को जिताइए। तो ये बूथ मैनेजमेंट। फिर तीसरी बात है कि जेपी नड्डा खुद बुधवार को जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे सबको हर दिन 50,000 लोगों को दर्शन कराने की। आपको बता दें शिखा कि आज 3 लाख लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो राम मंदिर के आज दर्शन करके आए। तो आप देखें कि अगर 50 दिन तक 50, और खैर ये जो है कि कितने मंदिर लेकर जाना है, ये तो जितने राज्य हैं वहाँ से लोगों को ले जाना होगा, और ये जिम्मेदारी वहाँ के संगठन, वहाँ के केंद्र के और वहाँ के नेताओं की है। तो ये एक बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा ऐसे टिफिन मैनेजमेंट, रात्रि विश्राम, गांव-गांव जाकर रात में रुकना, उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद करना, ऐसे कई प्लानिंग है जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। इसका लब्बो-लुबाब। अच्छा, लेकिन तो ये है जो एक बड़ी प्लानिंग इस वक्त बीजेपी की है वो राम मंदिर की रही, यानी ये जो पूरा पॉलिटिक्स है वो राम मंदिर सेंट्रिक रहा है। क्या आपको लग रहा है 2024 में ये जो 350 या फिर कह लेते हैं 400 प्लस का जो टारगेट है बीजेपी का, क्या 2024 का चुनाव राम मंदिर से बीजेपी साधने में सक्षम रहेगी? देखिए, राम मंदिर उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है, और ये भूमिका ऐसा नहीं है कि 2024 में, जब 1990 के बाद भी राम मंदिर और उस आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भी 2 से 83 तक ले जाने का, जैसे कहते हैं कि दो सीट वाली पार्टी 82 सीट्स 83 सीट जीती थी केवल राम मंदिर आंदोलन के चलते। तो मंदिर आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी हमेशा रेलेवेंट रही। किन के पास रेलेवेंट रही? कमिटेड वोटर्स, जो देश में कितने जो करोड़ लोग हैं, मतलब खास तौर पे अगर हम पुराने आंकड़े की बात करें तो 39 CR लोग तो ऐसे हैं जो कमिटेड इंडियन हिंदूवादी वोटर्स हैं। अभी अगर हाल ही के सर्वे में देखा जाए इंडिया टुडे के, तो वो तो कमिटेड वोटर्स हैं ही जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी केवल उन कमिटेड वोटर्स या वो फ्लोटिंग वोटर्स जो मन के हिसाब से कि इस बार ऐसा लग रहा है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, नहीं इस बार कांग्रेस के साथ, उन फ्लोटिंग वोटर्स को भी कन्वर्ट करना चाहती है, साथ में अपने लिए साइमल्टेनियस नए वोटर्स बनाना चाहती है। तो केवल राम मंदिर के माध्यम से ही, आपको एक तस्वीर अभी आज ही रिलीज हुई है जिसमें रामानंदन जो अभी जो साउथ में गए थे, जो वहाँ की जो मंदिर से जो प्रसाद और जो आभूषण दिए गए थे वो कल अयोध्या में भेंट किए गए। तो आप देखें कि कैसे राम ने
दक्षिण से उत्तर का सेतु साथ बने में हैं राम। बिल्कुल बिल्कुल, ये राम सेतु ही है। दक्षिण से अदिति उत्तर बने को रहिएगा, मोदी के एक लिए बड़ी जोड़ खबर रहे आ हैं, रही है, साथ उसका ही। पहले मैं रुक कर लेती हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, 24वें जीत के लिए राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त असम में है, जहां काफी विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झड़प भी सामने आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये सारा मसला परमिशन को दरअसल लेकर था। गुवाहाटी में एंट्री बैन होने को लेकर के राहुल गांधी भड़के और उन्होंने एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला, उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। राहुल गांधी के वार पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया। गुवाहाटी में दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, ये बातें हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई। सुनवाते हैं आपको। देखिए, इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता। इसीलिए अदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अदिति, देखिए, राहुल गांधी की तरफ से हमने सुना और इसी पॉलिटिक्स को करने के लिए इस क्षेत्रों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर को तो अपने कब्जे में, अपने पॉलिटिकल कब्जे में रखना चाहती है, लेकिन साउथ में और अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के पास अभी नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ये चाहती है कि वहां पर इमोशन, सेंटिमेंट कांग्रेस के साथ जुड़े और लोकसभा में सीटें बढ़े कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को ये तो समझ आ गया है कि गठबंधन काम नहीं कर पा रहा। अब कांग्रेस की खुद की सीटें कहां कहां बढ़ सकती है उस पर काम करना है। फिर असम, अभी मणिपुर से वो सेंटिमेंट शुरू किया कि मणिपुर में न्याय नहीं मिला, वहीं अब असम आ चुके हैं। असम में पिछले 5 दिन से एनएसयूआई के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आपसी झड़प, और एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आखिरकार, जो वहां के डीजीपी थे, उनको ये कहा कि अगर अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू होता है तो फिर राहुल गांधी को, यानी कुल मिलाकर अदिति, आपदा को जो है राहुल गांधी अफसर बना रहे हैं और शायद इसी के लिए वो उस तरफ गए भी जिसका विरोध बीजेपी की तरफ से हो रहा था।